करने की इच्छा रखते हैं वो कृपया अपना वीडियो करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। प्रणाम मैम। प्रणाम। तो दो सरोज हैं। हाँ, एक नई सरोज है, एक पुरानी सरोज है। ओके। प्रतिमा जी ने भी लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है, प्रेम जी ने भी। हाँ, हेमंत जी। और लोगों को प्रेरित कीजिए कि रेगुलर पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं, जुड़ने वाले जुड़ते रहेंगे। सिद्धांत हम लोगों ने समझ लिए थे, पंच महाभूतों का सिद्धांत पढ़ लिया था। और कौन बताएगा कहां तक पढ़ाई की? आई थिंक भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास पढ़ना शुरू करना था, राइट? हम लोगों ने साधनों के उपयोग का सिद्धांत ये पूरा पढ़ा था। एक उपचार का सिद्धांत एंड स्वीकृति का सिद्धांत, ठीक है। 19 तारीख को क्लास की थी जब। चलिए प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास पढ़ते हैं। वैसे तो प्राकृतिक चिकित्सा अगर आपको ऐसे समझनी हो तो वो इतनी पुरानी है जितनी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति। मतलब अगर हम उस तरीके से रहते जिस तरह से प्रकृति ने हमें बनाया है, पैदा किया है, और हम सब पंच तत्वों के आसपास रहते, तो शायद प्राकृतिक चिकित्सा को चिकित्सीय रूप में स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ना तो हम हवा ले रहे हैं, ना तो हम पानी में रह रहे हैं, पानी का उपयोग कर रहे हैं, ना तो अगर इसको चिकित्सा बनाने का उपयोग इसलिए आया, ध्यान इसलिए आया, या इस पे मुहर इसलिए लगाई गई क्योंकि हम सब ने प्रकृति को अपने आप से दूर कर दिया है। प्रकृति की समीपता हमारे लिए एक अत्यंत आवश्यक थी। बाकी देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन हमारे पास तक प्राकृतिक चिकित्सा को लाया और उसको इवॉल्व किया। प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास। मानव जीवन की प्रगति के साथ ही साथ चिकित्सा प्रणालियों में भी परिवर्धन तथा विशेषीकरण आता गया। सभ्यता की प्रगति के साथ साथ ही रहन सहन के ढंग बदलने लगे। पहले सादी जड़ी बूटियां व्यवहार में लाई गईं, फिर उनसे तरह तरह की औषधियां बनने लगी। विश्व में सबसे पहले औषधियों तथा शल्य चिकित्सा का कार्य भारत में ही आविष्कृत हुआ। सन 1808 में प्रकाशित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन अमंग एशियाटिक्स में वाइज ने लिखा है, आयुर्वेदीय औषधियों का प्रचार कार्य धार्मिक उपदेशों के साथ साथ सबसे पहले भारत में प्रारंभ हुआ। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास के बारे में समझेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा रोगों को दूर करने का एक अति प्राचीन विज्ञान और जीने की कला है। यह विज्ञान इतना ही पुराना है जितना मानव जीवन। जैसे कि अभी हमने बताया, प्रकृति के तत्व जिनसे जीवन की उत्पत्ति होती है, सदैव वही तत्व रोगों को दूर करने में सहायक रहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उससे बना है। इसलिए हमारा शरीर उन्हें पहचानता है, इसीलिए हम उन्हीं से ठीक हो सकते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थानों में घूमना, नदी तट पर आश्रमों में रहना, उपवास रखना, सादा भोजन करना, पेड़ पौधों की पूजा करना, सूर्य अग्नि तथा जल की पूजा करना आदि कर्म के अंग माने जाते रहे हैं। इसी से ठीक हो जाता है इंसान। पर अब नहीं कर रहे हैं हम, और हम प्रकृति से दूर हैं।
इसलिए हम बीमार हैं। यदि किसी प्राकृतिक नियम को तोड़ने में कोई भी अस्वस्थ हो जाता है तो उपवास, जड़ी बूटियों या अन्य प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वह फिर से स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, गॉट इट। महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा के जनक। वर्तमान शताब्दी में प्राकृतिक चिकित्सा को नया जीवन देने का श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाना जाता है। उन्हें भारत का प्रथम प्राकृतिक चिकित्सक या जनक कहा जाता है। उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति का गहराई से अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति सभी चिकित्सा विधाओं से उत्तम तथा कम खर्चीली है। उन्होंने सर्वप्रथम प्राकृतिक चिकित्सीय विधियों का अपने तथा अपने परिवारजनों और आश्रम वासियों पर प्रयोग किया। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक की टू हेल्थ में लिखा है कि यद्यपि मैं 1901 तक कभी भी बीमार पड़ने पर चिकित्सकों के पास नहीं गया, उनके द्वारा बताए गए उपचारकों को कर लेते थे। तो कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी है? महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? टू हेल्थ। ठीक है, क्योंकि अभी जब बहुत सारे राइटर और बहुत सारी पुस्तकों के नाम आ जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। तो महात्मा गांधी की टू हेल्थ पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि मैं 1901 तक बीमार पड़ने पर चिकित्सकों के पास कभी नहीं गया, उनके द्वारा बताए गए उपचारों को कर लेते। तो कब्ज के लिए उन्होंने फ्रूट सॉल्ट लिए थे थी तथा उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा विधियों में रुचि बढ़ती गई। उन्होंने लुईस कुने की पुस्तक, किससे वो इंस्पायर थे? न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, और कब्ज के लिए कटी स्नान का सहारा लिया। तो न्यू साइंस ऑफ हीलिंग आपकी थी लुईस कुने की, जो बहुत फेमस पुस्तक है, जो पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरे जुस्ट की रिटर्न टू नेचर, उसमें मिट्टी चिकित्सा का वर्णन पढ़कर गांधी जी ने मिट्टी का उपचार फोरम प्रारंभ कर दिया। मिट्टी चिकित्सा का प्रभाव अद्भुत हुआ। गांधी जी साफ खेत की लाल या काली मिट्टी ठंडे पानी से सानकर साफ पतले भीगे कपड़े पर रखकर पेट पर लगाकर ऊपर से पट्टी बांध लेते थे। रात में जब जागते थे तो पट्टी हटा देते थे। इससे गांधी जी का कब्ज जाता रहा। इसके पश्चात मिट्टी तथा जल को चिकित्सा के रूप में गांधी जी आश्रम वासियों पर करने लगे, जिसके परिणाम उत्साहवर्धक मिले। गांधी जी ने अपने ऊपर किए गए मिट्टी के प्रयोग के विषय में लिखा है, मेरा ये अनुभव है कि सिर पर मिट्टी की पुलटिस बांधी जाए तो सिर दर्द चला जाता है। मैंने सैकड़ों लोगों पर आजमाया है। ठीक है, तो मिट्टी का ऐसे लेप मोटा मोटा और मिट्टी को बांध दिया। हमने आजमाया पर्सनली क्लिनिक में। थायराइड पे अगर मिट्टी की पुलटिस लगा के बांधी जाए तो थायराइड चला जाता है। कब्ज के लिए पेट पर हम लोग पैक मिट्टी का पैक देते हैं, घुटनों पर दर्द के लिए मिट्टी की पुलटिस देते हैं। तो मिट्टी इतनी अद्भुत है। अभी तो हम मिट्टी चिकित्सा जब पढ़ेंगे अलग से तो साइंटिफिकली उसमें देखेंगे कितने मिनरल्स हैं। और अभी पुराने समय में क्या होता था, कुछ भी था, साबुन तो बाद में आए, तो क्या करते थे हम? मिट्टी से ही हाथ लोग धोते थे ना। इवन वॉशरूम गए, पॉटी गए, शुशु गए, मिट्टी से हाथ धो लिए। हाँ, और डेड बॉडी जा रही है तो शुद्ध होने के लिए भी वहीं की मिट्टी उठा करके हाथ में ऐसे मल ली और छोड़ दी। तो हर चीज में मिट्टी को इतना शुद्ध माना गया है। और शादी ब्याह में कहीं की मिट्टी मंदिर के पास की, तालाब के पास की, पेड़ के नीचे की खोद के उसी की पूजा कर रहे हैं ना। तो इतना इम्पोर्टेंस है कि हमने अपने रिचुअल्स में उसको जोड़ रखा है। पर चाहिए हमको साबुन नहाने के लिए। तो क्या है ना, हम अपने आप को जानते हुए भी प्रकृति से दूर करते जा रहे हैं, इसलिए हमको इसको साइंटिफिकली पढ़ना पड़ रहा है। और अब हम कनेक्ट करके अगर हम कर पाए तो हम अच्छे हो जाएंगे, पर अभी भी कनेक्ट कर लें तो बड़ी बात है। मिट्टी की पट्टी फोड़ों पर भी असर करती है, घाव भर देती है, गांधी जी ने लिखा है। पर जब फोड़ा होगा तो मिट्टी को हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे, फोड़े पर हम नीचे मार्किन के पतले कपड़े पे मिट्टी रखेंगे और फिर बांधेंगे। कभी भी जहां पर भी कटा हुआ घाव है वहां पर डायरेक्ट मिट्टी नहीं रखते, कपड़े के ऊपर मिट्टी रखते हैं। यदि कोई विषैला जंतु डंक मार देता है तो मिट्टी की पुलटिस से तुरंत आराम होता है। बिच्छू के डंक मारने पर
जो प्रभाव अन्य दवाओं का होता है वही प्रभाव मिट्टी की पट्टी का होता है। उच्च ज्वर में उदर तथा सिर पर मिट्टी की पट्टी रखने से, हाँ, अगर फीवर बहुत तेज है तो पेट पर मिट्टी की पट्टी हमेशा। यद्यपि ज्वर कम अपने समय से ही होता है, लेकिन रोगी को कष्ट का अनुभव नहीं होता। गांधी जी ने लिखा है कि सेवाग्राम के टाइफॉइड ज्वर के 10 रोगियों पर मिट्टी का उपयोग किया और सभी पूर्णतः अच्छे हो गए। इन रोगियों को कोई भी दवा नहीं दी गई। तो 2 बुक्स से इंस्पायर थे, जुस्ट की न्यू साइंस ऑफ हीलिंग आपकी लुइस कुने की, और जुस्ट की रिटर्न टू नेचर, ठीक, और इनकी खुद की टू हेल्थ। ठीक है ना, यही है। तो 3 किताबों के बारे में हमने जाना। 3 किताबों को आपका क्या काम होना चाहिए, आपका बताओ। 3 किताबों के बारे में आपने जाना, हमारा क्या धर्म बनता है कि हम उनको अमेज़न पे ऑनलाइन सर्च कर लें और मंगा लें। इस तरह आपकी लाइब्रेरी भी बनेगी, क्योंकि मेरे पास शायद तीनों हैं या टू हेल्थ तो नहीं है, न्यू साइंस ऑफ हीलिंग और रिटर्न टू नेचर है, जो बहुत ही अच्छी बुक है। दोनों हिंदी में है मैम। मैम ये हिंदी में ही है, दोनों लैंग्वेजेस में मिलती है, दोनों में मिलेगी। मेरे पास हिंदी में ही है। मिट्टी कैसी हो, गांधी जी का विचार था कि मुलायम दोमट मिट्टी उपचार के लिए अधिक उपयुक्त है, लेकिन मिट्टी में कूड़ा करकट, मलमूत्र आदि बिल्कुल नहीं मिला होना चाहिए। जहां पर रासायनिक खाद का उपयोग किया गया हो वह भी मिट्टी इलाज के लिए अनुपयुक्त होती है। मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गहराई से निकली हो, तथा उस मिट्टी में से मानव संपर्क कम से कम हो। यदि मिट्टी की स्वच्छता एवं सफाई के विषय में मिट्टी कैसी हो, गांधी जी का विचार था कि मुलायम दोमट मिट्टी होनी चाहिए। तो जैसे मिट्टी हमेशा सूखी होनी चाहिए, लगाएंगे तो हम गीली, पर ऐसा नहीं होता है कि हमने जो मिट्टी लाई वो हमें नीचे की चाहिए। ऊपर की मिट्टी पे तो हम चल रहे हैं ना, तो वो गंदी है, क्योंकि हम सब चल रहे हैं, मूत्र है, कहीं पॉटी पड़ी है, कहीं गोबर पड़ा है, ऐसा ही होता है ना। तो ऊपर की मिट्टी को आप 2-3 फीट हटाएंगे कहीं पे भी, तभी आपके लिए मिट्टी उपयोगी है। और उसमें जो जीव जंतु हैं उनके लार्वास होते हैं, हाँ, जो लार है, केचुए हैं, उनका फीकल मैटर है, जिससे वो मतलब मिनरल रिच होती है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो उसकी पौष्टिकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब उसको जब हम निकालेंगे तो वो नम होती है। नम मिट्टी को अगर हम लगाएंगे तो इन्फेक्शन होने की चांसेस रहते हैं। तो नम मिट्टी को हमेशा हम धूप में सुखा देंगे 1-2 दिन 3 दिन। जब वो बिल्कुल कड़क सूख जाएगी तब हम उसको छान लेंगे, रख लेंगे। अब ये मिट्टी लगाने के लिए तैयार है। अब इस मिट्टी को आप रात में भिगोएंगे और सुबह अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो हम अब फिर प्रैक्टिकल सेशंस में आपको बताएंगे। रासायनिक खाद का उपयोग जहाँ पे नहीं किया है वही मिट्टी यूज कर सकते हैं। मिट्टी इलाज के लिए अनुपयुक्त होती है। मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गहराई से निकली हो तथा उस मिट्टी से मानव संपर्क कम से कम हुआ हो। ठीक है, मानव संपर्क हो रहा था ना, हम लोग चल रहे हैं उस पे, तो मानव संपर्क ना हो तो जब आप 2 से 2.5 फीट गहरी मिट्टी निकालेंगे तो होगा। और अगर आप अपने बाग की मिट्टी लेंगे तो क्या होगा, उसमें गोबर वाली खाद पड़ी होगी, तो वो नहीं ठीक है। हमको प्रॉपर दोमट मिट्टी चाहिए। तो तराई इलाकों की मिट्टी, जहां पर आपका तालाब अलाब है, उसके किनारे की जो मिट्टी है, जो बलुई भी है, हाँ, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी नहीं, काली चिकनी मिट्टी नहीं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मिट्टी की स्वच्छता एवं सफाई के विषय में कोई संदेह हो तो सूर्य की रोशनी में विषाण युक्त कर लेनी चाहिए। ठीक, ऐसे सुखाने के बजाय धूप में डाल दीजिए तो वो जर्म फ्री हो जाती है। और जो जर्म हमको चाहिए वो उसमें तभी भी रहेंगे, वो नहीं चले जाएंगे। हाँ, पुलटिस के रूप में उपयोग की गई मिट्टी को फेंकना नहीं, की गई मिट्टी का फेंक नहीं देना चाहिए। इसका दोबारा उपयोग अच्छी तरह सुखाकर किया जा सकता है, क्योंकि सूखने के बाद उस मिट्टी में वही गुण पुनः आ जाते हैं, गांधी जी के शब्दों में। ठीक, तो अगर हमने कोई मिट्टी का लगाया और वैसे तो हम नई मिट्टी लगा ले, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे शरीर ने उसको अवशोषित किया ना।
अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है, आपको फिर से यूज करनी है, तो आप उसको धूप में सुखा दीजिए। जब वो 2-3 दिन में कड़क सूख जाएगी तो उस मिट्टी को दोबारा से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जल चिकित्सा के संबंध में गांधी जी के विचार। तो अभी ये था हमारा जो जुस्ट की किताब है, जिन्होंने मिट्टी चिकित्सा पे ज्यादा लिखा है, उस पे था। अब जल चिकित्सा लुईस कुने, हाँ, जिन्होंने लिखा था, उनकी बुक है। गांधी जी का विचार था कि कटी स्नान से ज्वर, अपच, कब्ज आदि में लाभ होता है। स्नान से तापक्रम कम हो जाता है। आधा। स्नान से तापक्रम कम हो जाता है, भूख लगने लगती है तथा अपच दूर हो जाती है। रोगी तरोताजा महसूस करता है, शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। गांधी जी ने स्वयं लिखा है कि उन्होंने कटी स्नान का बृहद स्तर पर उपयोग किया और 95% रोगियों में इसको काफी लाभ हुआ है। सिट्स बाथ तथा फ्रिक्शन बाथ से जननीय संबंधी रोगों में लाभ होता है। गांधी जी का विचार था कि चादर लपेट अनिद्रा में बहुत गुणकारी है। यद्यपि रोगी का पहला जब चादर लपेटा जाता है तो सदमा लगता है, लेकिन बाद में उसे सुख मिलता है। तो चादर लपेट होती है कि पूरा शरीर को नेकेड करके एक लंगोट सूती पहनी गई है और पूरे शरीर को गीली चादर से लपेट दिया एकदम टाइटली, और ऊपर से ऊनी कंबल लपेट दिया है। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी हैरान परेशान हो जाते हैं उस चिकित्सा से। हाँ, मम्मी बना देते हैं तो वो कहते हैं कि अरे हमारा तो और तकलीफ बढ़ गई, क्या किया आपने, ऐसा वाला। फिर बाद में धीरे धीरे फ्रिक्शन बात है कि जब हम अपनी बॉडी को पूरा ऐसे खूब तेजी से घर्षण स्नान, तो जब हमने पूरा घर्षण मतलब खूब मल के ड्राई कर दिया तो वो गर्मी आ गई और फिर हमने ताजे पानी से नहाया। कटी स्नान जब आप टब में बैठते हैं और पेड़ों के नीचे का हिस्सा और कमर का हिस्सा वो आपका उसमें रहता है। सिट्स बात होता है और नीचे का हिस्सा मतलब आपका सिर्फ मल द्वार मतलब एनस का हिस्सा और जेनाइटल ऑर्गन्स ही उसमें रहेंगे। ये अधिकतर पाइल्स के पेशेंट को एलोपैथी रिकमेंड करती है। तो समझ आ गया, सिट्स बात मतलब सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स, हिप बाथ मतलब हिप का एरिया अंदर होगा, तो कटी स्नान मतलब कमर का हिस्सा अंदर होगा, तो हम थोड़ा और ज्यादा अंदर करेंगे पर पैर बाहर सूखे रहेंगे। फ्रिक्शन बाथ जब हम घर्षण देते हैं शरीर को और फिर नहाते हैं। और चादर की लपेट आपको समझाई है, जब आप प्रैक्टिकल इसको देखेंगे और पढ़ेंगे प्रॉपर हाइड्रोथेरेपी तब उसमें आएगा, लेकिन बाद में उसे सुख मिलता है। धूप की गर्मी तथा त्वचा के रोगों में भी लाभकारी है। चेचक तथा खसरा में लाभ होता है। जिन रोगियों का रक्त परिभ्रमण ठीक प्रकार से ना हो रहा हो, पांव की मांसपेशियों में दर्द रहता हो, पांव में अजीबोगरीब परेशानी हो रही हो, उनमें बर्फ की मालिश लाभकारी होती है। ये उपचार गर्मियों में ही लाभकारी होता है, जाड़ों में इससे कष्ट बढ़ सकता है। उष्ण जल के संबंध में गांधी जी का विचार है कि उष्ण जल से बहुत सारे रोगों को लाभ मिलता है। बिच्छू के डंक मारने पर उस अंग को उष्ण जल में कुछ समय तक रखने पर रोगी का कष्ट दूर होता है। भाप स्नान का महत्व बताते हुए गांधी जी ने कहा है कि ये गठिया तथा जोड़ों के दर्द में विशेष लाभदायक है। भाप स्नान मतलब स्टीम बाथ, एक कैबिनेट्स है जिनके अंदर हम गर्दन बाहर करके बैठ जाते हैं तो भाप उसमें आती रहती है और पूरे शरीर को भाप लगती है। और अभी कल्चर क्या है कि जो जिम वाले बच्चे होते हैं वो पूरा ही आपने देखा होगा, पूरा एक स्टीम चैम्बर होता है जिसमें भाप होती है ट्रांसपेरेंट, और उसमें आप रहते हैं तो आपको सर में भी भाप लगती है, जो आइडियली बहुत अच्छी नहीं है, रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। तो हमारे पास जो होगा आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को गर्दन बाहर रखनी होती है जिससे सिर हमारा गर्म ना हो, हाँ, और शरीर को खूब अच्छा गर्मी मिले। तो नेचुरोपैथी का एक सिद्धांत है, एक मंत्र है, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा। स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान है? पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा। मतलब आपने देखा होगा कि पेट को हम ठंडा भी करते हैं और गर्म भी करते हैं ना।
अगर ठंड लग जाती है बाहर से आए तो पेट जब बहुत ठंडा हो रहा होगा तो ये होगा कि लूज मोशंस होने लगे, क्यों भाई थोड़ी सिकाई कर लो पेट की, ऐसा ही कहते हैं ना। तो मतलब पेट को ना हमने ज्यादा गर्म होने दिया और ना ज्यादा ठंडा होने दिया। हाँ, और गर्मी में क्या करते हैं, गर्मी लग गई, लू लग गई, इसलिए लूज मोशन हो गया, तो हम ठंडी टॉवेल कहते हैं, चंदन का लेप कहते हैं, गेरू का लेप करने को कहते हैं। आगे अगर इस तरीके की पढ़ा होगा जब, और अगेंस्ट नेचर कोई भी चीजें ऐसे होती हैं तो। और सिर पे कभी भी हम गर्मी नहीं देते, हम हमेशा ठंडे चंदन का लेप, हाँ, मिट्टी की पट्टी, ठंडी पट्टी, मिट्टी के पोल्टेस, यही सब लगाते हैं। और पैर गरम, हमेशा ऐसा होता है कि हॉट फुट बाथ दे रहे हैं, पैरों को गर्मी दे रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि पैरों को हमने ठंडे पानी में, ऑल्दो की है जैसे मांसपेशियां कमजोर है तो हमने ताकत देने के लिए उसमें ठंडे का इस्तेमाल किया, पर अधिकतर पैरों को हमने गर्म रखा। ठीक, क्लियर है चीजें, ये लिख लीजिए, अच्छा स्लोगन है और इससे कनेक्ट करके आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक, सूर्य किरण चिकित्सा पर गांधी जी के क्या विचार थे? सूर्य की किरणें स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभकारी होती हैं, रोगों के रोगाणुओं का समूल नष्ट कर देती हैं। प्रातः काल की सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेंज होती है जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। सूर्य किरण स्नान से 6 रोग काफी लाभ होता है। अज्ञात अल्सर के रोग में भी यह लाभकारी है। ठीक, अल्सर का रोग तो है कि हमें ठंडक देनी है, और सूर्य किरण चिकित्सा में हमारे पूरे शरीर की हीलिंग होने के कारण हमारा अल्सर भी ठीक होता है। ऑल्दो उसमें फिर आपको पढ़ेंगे आप पर्सनली कि उसमें नीले रंग का उपयोग किया जाता है। वायु चिकित्सा पर गांधी जी के क्या विचार थे? गांधी जी का विचार था कि स्वास्थ्यता के लिए शुद्ध वायु नितांत आवश्यक है, अतः प्रातः काल का टहलना, कुछ आसनों का अभ्यास करना, प्राणायाम करना प्रत्येक के लिए आवश्यक माना जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां, सुरक्षा व महत्व, सामान्य स्वास्थ्य, आदतें, व्यायाम, उपवास, प्राकृतिक आहार, विश्राम एवं शिथिलीकरण आदि। प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां, प्रकृति के गुणों को का ज्ञात कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि पूर्ण स्वास्थ्य का प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए, जिससे जीवन के सभी सुखों का आनंद लिया जा सके। प्रकृति के निम्न गुण हैं। प्रकृति निष्पक्ष, न्यायप्रिय, आत्म अनुशासित तथा मूल स्वरूपधारी है। समझ गए सबका अंतर? निष्पक्ष मतलब हम कुछ नहीं करते, हम हर पेशेंट को एक जैसी चिकित्सा देते हैं, प्रकृति के पास पहुंचाते हैं, और प्रकृति सभी को एक जैसा ठीक करती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को एक जैसा ही हीलिंग करेगी ना। ऐसे थोड़ी होगा इस बच्चे को हम ज्यादा खाना खिला दें, इस बच्चे को कम खिला दें, नहीं होता ना। हाँ, खुद नहीं खाना है ये पता है उसको, पर उन बच्चों को बराबर से देना है। वो अलग बात है, एक ज्यादा मोटा हो रहा होगा तो लगेगा उसको कम देना है, पर न्यूट्रिशन हो या कोई खास चीज हो तो उसको लगेगा हमें बराबर से देना है। तो प्रकृति हमारी माता है, उसी से हमारा शरीर निर्मित है, तो वो निष्पक्ष रूप से सभी की तरह ईमानदारी से बिहेव करती है, रेदर देन ये पैसे वाला है, ये कम पैसे वाला है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा तो इसको और जल्दी ठीक कर दें, ऐसा नहीं, उसको नहीं पता। हाँ, उसकी हीलिंग अपने आप ही होती है। न्यायप्रिय है, अगेन वही बात हो गई, हाँ, कि ऑनेस्टी है और वो ईमानदारी से ठीक करती है। आत्म अनुशासित का मतलब होता है कि उसको खुद ही पता है क्या करना है, हमको उसको मिट्टी रखते समय ये नहीं करना है जाओ आप जा करके अभी पेट पे रखी है, अभी आपको अल्सर ठीक करना है, या आपको लिवर डिसऑर्डर ठीक करना है, या आपको व्यक्ति को मधुमेह हो रहा है वो ठीक करना है, या आपको यूट्रस में पीसीओडी हो रहा है वो ठीक करना है। ये सारी समस्याएं पेट के आसपास के हिस्से में ही है। अगर हम एक मिट्टी की पट्टी नाभि के 4 अंगुल ऊपर नीचे बाएं दाएं देते हैं तो नीचे की तरफ आपका यूट्रस मिल गया, पीसीओडी, ऊपर की तरफ आपका क्या मिल गया, लिवर मिल गया, पेनक्रियास मिल गया, बीच में आपके आंतें मिल गई जहां पर अल्सर था। तो ये सारी समस्याएं एक मिट्टी की पट्टी को पता है हमको कहाँ हीलिंग करनी है, तो आत्म अनुशासित है, हमने नहीं उसको बताया लेकिन उसको पता है हमको क्या करना है। ठीक, तथा मूल स्वरूपधारी है, मतलब अपने स्वरूप में रहती है, अपने ओरिजिनल स्टेट में रहती है, तो इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में परिपूर्ण है। ठीक, इसके नियम सदैव अटल तथा सार्वभौमिक होते हैं। नियम अटल मतलब ठीक करना ही करना है इसको, जो भी हमने शुरू में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ना कि प्रकृति स्वयं वैद्य है, ये है वो है, तो अटल है, फिक्स है। एंड सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है।
कि इससे फायदा होगा, चाहे वो कोई भी दे। आप लोग अभी अभी पढ़ रहे हो, आप लोग अभी देंगे तो भी उतना ही फायदा होगा जितना मैं करूंगी तो देंगे, ऐसा ही है ना। आप 50 रुपए मात्र दे के मिट्टी की पट्टी रख दो, हम 500 रुपए दे करके मिट्टी की पट्टी रख दें। जिंदल में चले जाइए, वो 1000 रुपए दे के मिट्टी की पट्टी रख दें, वो चांदी की प्लेट में मिट्टी की पट्टी ले आए, और बढ़िया थेरेपिस्ट जो है वो अपना ड्रेसअप हो, वेल ड्रेसअप हो, तो फायदा वो उतना ही करेगा जितना सरोज देंगी तो करना है, और जिंदल देगा तो करना है, और डॉक्टर शिखा देंगी तो करना है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन दे रहा है। हाँ, मिट्टी की पट्टी दी गई है ये पता है उसको, तो वो अपने आप में सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है। वो भौतिक विज्ञानों की तरह इनके विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे भौतिक विज्ञान भविष्यवाणी करते हैं, वैसे ही इसके विषय में भी भविष्यवाणी है कि ये पूरी तरीके से स्वास्थ्यवर्धक है। जिसने मेरा लेक्चर सुना होगा, क्योंकि मैं बहुत मसालेदार पढ़ाती हूँ, मसालेदार बोल सकती हूँ, पर थोड़ा सा लगता है कि सुबर्टी और कीनोट स्पीकर हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है बतानी है, तो मुझे उसके आसपास रहना होता है, ऐसा मुझे लगता है। एकेडमिक व्यक्ति को एकेडमिक लिहाज रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इस समय पढ़ाते समय ऐसा लगता है कि हम इतना आपको प्रैक्टिकल दे करके समझाएं, तो इसलिए उसमें कुछ ऐसे हमने बहुत आप लोगों को पंच नहीं मारे थे, डांटा डपाटा नहीं था, ऐसे सिंपल तरीके से समझाया था। वह प्रत्येक जीवधारी, चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु, माता के समान देखभाल करती है। वह उन प्रयत्नों को उपयोग में लाती है जिनसे शरीर की स्थिति स्वस्थपूर्ण बनी रहती है। प्रकृति के नियम सदैव स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इनकी प्रभाव पूर्णता मनुष्य की जीवन शैली तथा पर्यावरण की किस्मों पर निर्भर होती है। ठीक है, क्या आप किस पर निर्भर है? आपका प्रभाव पूर्णता मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। मनुष्य की जीवन शैली, मान लीजिए हम तो चिकित्सा दे रहे और व्यक्ति जाकर के चाय पी रहे, 8-8, 10-10 चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, निकोटीन ले रहे, सिगरेट पी रहे, या और कुछ छोड़ दो, रात भर जग रहा है। हाँ, तो वो आके तो चिकित्सा लेके जा रहा है तो 2.5 घंटे, पर उसके बाद क्या कर रहा है? हमने तो बढ़िया उसको योग भी कराया, मिट्टी की पट्टी दी, एनिमा दिया, ये दिया, फिर जाके वो मैगी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खा रहे। तो जीवन शैली ही जिम्मेदार है, ना कि सरोज, डॉक्टर शिखा या जिंदल जिम्मेदार है। हाँ, जिंदल जिम्मेदार नहीं है। अगर जिंदल भी ठीक नहीं कर पाएगा, अगर वो वेजिटेबल सूप नहीं पिलाएगा, उनको मिक्स वेज दलिया नहीं लिखेगा, अगर दाल चावल सब्जी रोटी चटनी पापड़ दही बड़ा अचार खिला दी पूरी थाली भर के, तो वो जिंदल या हम भी ठीक नहीं कर पाएंगे, और मिट्टी की पट्टी का कोई प्रभाव शरीर पर नहीं दिखेगा। जीवन शैली पे निर्भर करता है, और दूसरा तथा पर्यावरण की किस्म पर निर्भर करता है। मतलब जिस जगह पर व्यक्ति है वो पॉल्यूटेड है, पर्यावरण कैसा है। अगर बहुत पोल्यूशन है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत लोग परपंच करने वाले हैं, निकलते ही ये बताने वाले हैं कि प्राकृतिक से कुछ नहीं होने वाला है, और ये आपने बेकार में पैसे दे दिए इतने। हमारे कुछ पेशेंट्स होते हैं, इधर फीस दी, उधर अगले दिन आके कहते हैं मैडम हमने बेकारी जमा कर दिए, घर वाले सब कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं कुछ होएगा नहीं इससे, तुमने इतना महंगा पैकेज ले लिया, दे दिया, पता नहीं उनकी कौन सी कितनी तिजोरी हमने खाली करा दी। तो पर्यावरण, इसलिए भी पर्यावरण हो गया आपका बाहरी आवरण जहां आप रहते हैं, तो उसमें आपका धूप हवा मिट्टी पानी आपको कैसा मिल रहा है वो हो गया, आपके चारों ओर का लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं वो हो गया, और आप कितने तनाव में है। कभी कभी कोई पेशेंट मेरा इतना स्ट्रेस्ड आता है कि मैडम बस कैसे आप आते हैं हम ही जानते, जल्दी ठीक कर दीजिए, तो वो नहीं ठीक हो पाता है, वो नहीं ठीक हो पाता है। जो रोज पैसों को लेके परेशान रहता है, जो आने में परेशान रहता है, वो नहीं ठीक हो पाता है। फिर हम कहते हैं आप सीख के जाइए, आप घर पे इलाज करिए अपना। तो ठीक है, क्लियर है। थर्ड, प्रकृति ने मनुष्य को पर्याप्त शारीरिक यांत्रिकी एवं बुद्धि दी है। ठीक है, पूरा बढ़िया सिस्टम शरीर में मौजूद है कि नहीं? डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और क्या है? इम्यून सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एक सिस्टम है, कितने सिस्टम है कौन बताएगा? हमारे शरीर में कितने सिस्टम है? चलो यही होमवर्क है आप लोगों का। बेसिक एनाटॉमी आनी चाहिए। हमारे शरीर में
कुल कितने सिस्टम है, या आप लोग लिखोगे ढूंढ के बच्चों की बुक से या गूगल से? टोटल नंबर ऑफ सिस्टम अभी शायद मैं भी थोड़ी थोड़ी भूल रही हूँ, मतलब ध्यान दूंगी तो आ जाएगा, बट स्टिल। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब सैटरडे क्लास करेंगे तो हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमें सारे होने चाहिए। तो इसका तरीका ये कि आप जहां कहीं भी पढ़ते हैं इसमें एक व्हाइट पेज लगा लीजिए, ठीक है, ऐसे पिन कर लीजिए और उस पे हमारा होमवर्क लिख लीजिए, उसी के नीचे आ जाएगा, ठीक। और उसी में कुछ खास पॉइंट्स लिख लिया कीजिए, जैसे मेन हमने रिटर्न टू नेचर बुक पढ़ी, द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग पढ़ी, टू हेल्थ पढ़ी, तो इनके आपके इधर साइड ये लिखे हो। हमने पढ़ा पेट गरम पैर नरम, पैर गरम पेट नरम से ठंडा, ये हमारे जीवन का आधार है। कुछ भी नया सीखा आपने उसको लिखा। तो बीच बीच में आपके जो नोट्स हैं उसमें यहाँ पर आप एक छोटा सा पिन लगाइए और एक प्लेन पेपर यहाँ पर चिपका लीजिए, या एक किसी कॉपी का पेपर चिपकाइए फाड़ के, और वो आपके पास एकदम व्यवस्थित रहेगा। तो अभी तो लिख लीजिए कि आपको जितने सिस्टम है, शारीरिक यांत्रिकी मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा लंग्स, और सेंसेस का सेंसरी सिस्टम, फिर हमारा स्किन का एक सिस्टम पूरा, हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा, यूरिनरी सिस्टम पूरा, सारी सिस्टम है ना, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। तो देख के अपना समझ के लिख के रखेंगे, चाहे रफली लिख लीजिएगा, हमसे डिस्कस करके पूरा कर लेंगे। और जिसको डीएनए और आरएनए के रूप में सुरक्षित कर दिया जाता है। डीएनए आरएनए के बारे में पता होना चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसपे हमारी जेनेटिक कोडिंग होती है, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल हमारा यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारे शरीर में असंख्य सेल्स हैं। सेल मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के सिस्टम बनाते हैं, और कई सारे सिस्टम बन के बॉडी बनती है। लिख सकते हैं आप, है ना। कोशिका एक यूनिट है, सेल, कई सारी सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं, जिनको आपने पढ़ा होगा, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये हैं वो हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं और पाए जाते हैं। और कई सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर के बॉडी सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम हमारा बॉडी बनाता है, ठीक। सो डीएनए के आरएनए के रूप में सुरक्षित कर दिया जाता है। बुद्धि, जो कि हमारी जेनेटिकली हम ट्रांसमिट करते हैं। तो अभी क्या दिक्कत हो रही है कि हमारी जो परेशानियां हैं ना, जो हम लोग ये फास्ट फूड, अंकल चिप्स ये सब खा रहे हैं, और नहीं भी खा रहे हैं तो भी लोग बीमार हैं। जो नहीं खा रहे हैं ना वो भी बीमार है, क्योंकि हम जो चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी मिलावट है, और वो हमारे उसने डीएनए तक में प्रॉब्लम कर दिया। तो हम अपनी बहुत सारी जनरेशन को आने वाली भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि वो हमारी बुद्धि में, मतलब यांत्रिकी मतलब बुद्धि में, मैनेजमेंट में, डीएनए आरएनए में चला गया। तो अभी तक क्या था, जो माँ बाप को दिक्कतें थी वो बच्चे इनहेरिट करते थे ना डीएनए के द्वारा। अभी क्या है, अब ये नई प्रॉब्लम्स और आ गई हैं कि वो डीएनए तक में चली जा रही हैं, जिसके माध्यम से वे अपने कार्यों को स्वस्थ रहते हुए संपन्न कर सकते हैं। अतः यदि बाह्य तत्वों का जो अप्राकृतिक है शरीर के अंदर प्रवेश ना करे, तो शरीर में निरंतर शक्ति बनी रहती है, ठीक। तो बाह्य अप्राकृतिक कारण जो है वो हमारे पोल्यूशन हो सकता है, मेजर कॉज, ठीक। बाहर का पोल्यूशन, बाहर का जो हमारा खराब खाना पीना और मिलावट। प्रकृति के कार्य अनंत हैं तथा वे सभी मानव हित के लिए हैं। व्यक्ति यदि उन नियमों से समझौता करके जीवन यापन करता है तो सुखी रहता है। अतः यह मानव के हित में है कि वह प्रकृति के सूक्ष्म नियमों की खोज करे, जिससे स्वस्थ जीवन जीने की कला का विशेषज्ञ बन सके, है ना। अब हम दिन भर एसी चलाएंगे, अपने लिए योगा नहीं करेंगे, ठीक, और क्या करेंगे, पता होने के बावजूद 5-5 चाय पिएंगे, पानी कम पिएंगे, फलों का सेवन नहीं करेंगे, खूब पका हुआ खाना खाएंगे। मान लीजिए हम बाहर का नहीं खाते हैं, फिर भी हम सुबह से हमारे यहाँ जो कढ़ाई चढ़ जाती है वो दिन भर चढ़ती है। तो
अभी क्या है ना कि ये जीवन जीने की कला नहीं है। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाती है। अगर आप उसको नहीं कर पाएंगे तो आपको चिकित्सीय रूप में चिकित्सा बताती है कि भाई आप ये करिए और आप ठीक हो जाएंगे। प्रकृति के विषय में व्यक्ति का ज्ञान अभी बहुत थोड़ा है, यद्यपि वह अणु, जीन्स तथा सूक्ष्मतर विशेषज्ञताओं का वह अपने को ज्ञाता कहता है तथा प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार के लिए पात्र बनता है, लेकिन वह स्वास्थ्य और प्रकृति के बीच अनेक महत्वपूर्ण संबंधों को वह नहीं जानता है। क्या वह जानता है कि कितने प्रकार के रसायन यकृत से निकलते हैं? क्या वह जानता है कि मस्तिष्क में रसायन कैसे, कितने और क्यों निकलते हैं? इत्यादि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर प्राकृतिक चिकित्सकों को देना होगा। ठीक, हमें लगता है कि हमने क्लोन भी बना दिया, आजकल हर चीज हम बना लेते हैं, पर क्या हम ये बता सकते हैं कि डोपामिन और सेरोटोनिन कैसे अपने आप रिलीज होते हैं? खुश होने पर हमारे ब्रेन से एक एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो पेन रिलीवर है, अपने आप ही बॉडी सिक्रीट करती है, ब्रेन सिक्रीट करता है। पर तब जब आप नॉर्मल बिहेव करेंगे, अगर आप आईसीयू में पड़े रहेंगे, ड्रिप चल रही है, तो नॉर्मल बिहेवियर थोड़ी है। आपने इतनी सारी दवाओं के प्रेशर में शरीर को रख रखा है। तो अगर आप नॉर्मल बिहेव करेंगे तब आपका लीवर जो है नॉर्मल बिहेव करेगा, आपका ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसमें कि ये थोड़ी मात्रा में रसायन जरूरत है, जो ब्रेन से निकलते हैं, लीवर से निकलते हैं, बॉडी से निकलते हैं और आपको हैप्पीनेस देते हैं, और वो हैप्पीनेस आपको पूरा फिट रखती है। तो डोपामिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है जो आपका पेन रिलीज करता है, अपने आप ही ब्रेन से निकलता है, हैप्पी मूड के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए कोई ये नहीं बना कि ये चिकित्सा करो तो निकलेंगे, पर प्राकृतिक चिकित्सा इतनी खूबसूरत है कि आपके बॉडी को इस स्टेट में ले आती है कि निकलते हैं ना, क्योंकि डी ईज कर देती है। आपने माथे पर मिट्टी की पट्टी रखी, आपने रीढ़ की हड्डी पे मिट्टी की पट्टी रखी, जैसे जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हो है ना, तनाव में हो, तनाव को रिलीज किया, बॉडी ने अपने आप ही प्राकृतिक तरीके से बिहेव किया। प्रकृति की सत्ता प्रत्येक जीवधारी में विद्यमान होती है, अतः यदि उसके विपरीत कार्य किए जाते हैं तो वह प्रतिक्रिया करती है। परिणाम स्वरूप रोग के लक्षण परिलक्षित होते हैं। ये हम लोग डे 1 से पढ़ रहे हैं कि अगर हम अगेंस्ट नेचर जाएंगे तो प्रकृति रिजल्ट नहीं देगी और वो आपको प्रतिक्रिया करती है। तो जब आप अगेंस्ट नेचर काम करते हैं, जैसे वोमिट हो रही है, तो नेचुरल तरीके से आप नारियल पानी पी लो, कुछ देर भूखे रह लो, मर थोड़ी जाओगे, लेकिन नहीं, खाना खाना तो जरूरी है। फिर नहीं तो चाय पी ले, नहीं तो कुछ तो खा ले। कुछ कुछ देर में ऐसा लगता है कि जैसे हम भूखे ना रह पाए, है ना। तो उसका एक तरीका है कि आपने चाहे नारियल पानी ले लिया, चाहे नींबू पानी ले लिया, सिप कर करके उसको थोड़ी थोड़ी देर में पीजिए। सबसे बढ़िया चीज क्या है ना, उपवास। आपको जरा भी कोई भी तकलीफ हो रही है, आप सिर्फ ये देखिए, हमने नींबू डलवाया अभी थोड़ी से पानी में, तो जब पानी पीते पीते थक जाइए तो पानी के स्वभाव को परिवर्तित कर दीजिए थोड़ा सा, तब पीजिए। पर भोजन की तब तक कतई आवश्यकता नहीं है जब तक आपका शरीर डिमांड ना करे। तो मन की भूख और तन की भूख को समझ करके जो व्यक्ति चल लेगा वो स्वस्थ हो जाएगा। शरीर तो खुद अपना काम कर रहा है, शरीर खुद हजम कर रहा है, हर वक्त हीलिंग कर रहा है, हर वक्त न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है। पर जब हम ओवरलोडिंग करते हैं, जब पहले का ही नहीं पचा है, तब हमको चिकित्सा की आवश्यकता है, बिल्कुल है। हमको एनिमा देना पड़ेगा, हमको कायम चूर्ण खा रहे हैं, ये चूर्ण खा रहे हैं, अरे भाई खाना कम खाओ, तो कायम चूर्ण की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ क्लिनिक में है, मैम आप कोई वो नहीं बनाती है, चूरन नहीं बनाती है, चूरन चटनी नहीं बना, अरे दुनिया चूरन चटनी बांट रही है, स्वस्थ हो गए क्या? तो चूरन चटनी नहीं खानी ना। और सारे जगह प्रमोशन ये है कि रसोई आपका वैद्य है, रसोई तक बातें क्यों? उपवास वैद्य है। प्रकृति तो उपवास की बात करती है। आप मत खाइए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, शरीर अपने आप ठीक कर देगा। उसमें क्या ढूंढना है कि जीरा का पानी पियेंगे, कि अजवाइन का पियेंगे, कि कलौंजी का पियेंगे? सारी दुनिया इसी में बर्बाद है। फिर भी मेरे पास आती है। आज ही एक पेशेंट आई, उनका डाइट प्लान हमने लिखना शुरू करा, पूछा सुबह
तरीके से सब खा रही थी, सामंजस्य तरीके से, कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं उनको कुछ भी कहूं। उसके बावजूद हाथों में इन्फ्लेमेशन था, सूजन थी, जोड़ों में दर्द था। क्यों? अति भोजनम वर्जिते। हाँ, अति हर चीज की बड़ी बुरी होती है और भोजन की तो बहुत बुरी होती है। तो सुबह से जो जीरे कलौंजी का पानी और फिर उसके बाद ग्रीन जूस, फिर उसके बाद मेवे की बढ़िया स्मूदी, फिर उसके बाद फल, फिर उसके बाद एक प्लेट सलाद, क्योंकि विश्वरूप चौधरी कहते हैं, फिर उसके बाद सब्जी रोटी, सब कुछ बिल्कुल पर्याप्त और एप्रोप्रिएट था। क्या एप्रोप्रिएट नहीं था? शरीर को काम करने के लिए स्पेस ना देना। शाम की चाय नहीं पीते, बहुत डिक्शनरी पूरी एकदम क्लियर थी। चने खाते हैं, एग्रीड, बहुत अच्छा है। रात का खाना नहीं खाते, और अच्छा है। हाँ, बट वो फिर भी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में। तो सबसे अच्छा क्या है? सबसे पहले नंबर पे उपवास आता है। पानी पे रह लीजिए, जल के अलग अलग रूपों पे रह लीजिए। गैस है, गर्म पानी पीजिए। एसिडिटी है, ठंडा पानी पीजिए। और अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, मैं बैठी पढ़ा रही हूँ, मैं 1 गिलास नींबू पानी खत्म कर दूंगी। विटामिन सी क्या बॉडी में, प्लेन पानी तो पी रही थी तब से। ये सब समझिए, उपवास प्राकृतिक है और अति भोजन अप्राकृतिक है। शरीर खुद ही नहीं हजम कर रहा है। भूख लगे तेज तो खाइए। अभी कितने फोन आते हैं, मैडम अब हमको गरिष्ठ डकारे आने लग गई हैं। अरे भाई, सुबह भी नाश्ता कर रहे, दोपहर में भी खाना खा रहे, रात में भी खाना खा रहे, करने को कुछ है नहीं। हर के घर में मेड लगी है, हर के घर में इधर मिक्सी चल गई, इधर कढ़ाई हो गई, इधर खाना बन गया, झप से काम हो गया। ना तो हम उस तरह से आटा गूंथते हैं, ना तो हम चक्की चलाते हैं, ना हम कुएं से पानी भरने जाते हैं। तो हम वैसा खाना क्यों खाते हैं? हम नहीं, कोई नहीं हजम कर पाएगा। 1 मील और ज्यादा से ज्यादा 2 मील, इस पे भी है। एक समय खाए योगी, 2 समय खाए भोगी और 3 समय खाए रोगी। तो अगर आपने 3 बार कढ़ाइयाँ चढ़ा दी आज की डेट में, तो आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। डजंट मैटर आप सिगरेट नहीं पीते हैं, आप अल्कोहल नहीं लेते, आप बड़े सुंदर सुसंस्कृत बच्चे हैं किसी के घर के, पर अगर आपकी मम्मी 3 बार पूड़ियां तल के बेटा टिफिन में भी ले जाओ, दोपहर में भी खाओ, रात में भी खिलाती है, तो आपको बीमार होने से, लिवर हेल्थ जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास पंडित भी आते बीमार होकर के। और कौन सी संस्था है जो 3:30 बजे उठा देती है, जब कराती है? लाइक ब्रह्म कुमारी, शायद कहना नहीं चाहिए, कोई जुड़ा हो तो। वो लोग भी आते हैं और बहुत ज्यादा बीमार पे आते हैं, मैं क्या ही बोलूं। और ये जो सुसंस्कृत हैं, जिन्होंने आज हमको डाइट चार्ट बताया, तो मैं ऐसे चुप थी एकदम। मैंने कहा बिल्कुल सही, एकदम सही, सब कुछ खाती हैं, पर आप ज्यादा खा रही हैं। एक अंकल जी आते हैं 72 इयर्स के, हम उनको ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया एक कॉपी पेन लेके हमको लिख के दिखाइए क्या क्या खाते हैं। तो अभी पता चला वो 4-4 गुलाब जामुन खाते थे डेली, अब वो नहीं बताते थे। तो अभी उन्होंने अब उसको शिफ्ट किया है। अब 72 साल के इंसान से क्या जिद करें, जितना जी आए हैं ठीक है, चिकित्सा करवाते रहिए, खुश रहिए, यही कह सकते हैं ना। हमारा भी सेंटर चलता रहेगा। जब आप नहीं मान रहे तो उनको बहुत समझाया है। मैं तो जमाने से खाते आ रहा हूँ, जमाने से आप 72 साल के नहीं थे ना, जमाने से व्यक्ति उस उम्र पे कभी भी नहीं था, तो शरीर उस उम्र की तरह बिहेव करेगा जिस उम्र में आप आ गए हैं। तो अभी उन्होंने उस लड्डू को बेसन और आटे से शिफ्ट किया है, पर लड्डू अभी भी जा रही हैं। तो अभी अब कितना हम उनको समझा पाएंगे कि मेरे जैसा व्यक्ति भी अगर 4 काला जाम या 2 लड्डू इस तरह से खाएगा तो वो नहीं पचा पाएगा। और उम्र के साथ साथ तो बहुत जरूरी है। ठीक, तो अभी चीजें क्लियर है। सभी जीवधारियों के लिए एक ही प्रकार का विजातीय तत्व नहीं होता। एक जीवधारी के लिए वही विष हो सकता है, परंतु दूसरे के लिए पोषण हो सकता है। ये भी एग्रीड है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम हर किसी को संतरे के रस से नवाज नहीं सकते। हाँ, किसी को संतरे का रस बहुत पौष्टिक हो सकता है और किसी के लिए संतरे का रस उतना अच्छा नहीं हो सकता न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो हम ऐसा ना करें कि सारे लोग अब हरी पत्तियों का रस पे ऐसे आ गए हैं कि मैं क्या बताऊं, सब पीने लगे हैं, तभी भी बीमारी नहीं कम हो रही। आप सोचो बीमारी है कहाँ?
योग तो सब 1 घंटे करने लगे, 2 ढाई घंटे करने लगे, फिर भी बीमार हैं लोग। अभी हरी पत्तियों का रस नहीं जी, हम तो सुबह सुबह हरा रस पीते हैं, बढ़िया मुंह बना ले चाहे कुछ, वो काढ़े टाइप का रस बढ़िया 1 गिलास सब पीते हैं। मेवे सब खाने लगे भिगे हुए, फिर समस्या कहाँ है? समझने की बात है। फिर तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाना चाहिए भारत। और यहाँ जो विकार है वो भी परेशानी है ना। कोई हाईली एम्बिशियस है तो कोई बिल्कुल निष्क्रिय है, कोई काम कर रहा है तो जरूरत से ज्यादा कर रहा है, उसको चैन ही नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। संतुष्ट होना पड़ेगा। तनाव जरूरी है लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल का तनाव जरूरी है, ठीक है। जीवधारियों के लिए एक ही प्रकार का विजातीय तत्व नहीं होता। एक जीवधारी के लिए वही विष हो सकता है परंतु दूसरे के लिए पोषण हो सकता है। दूसरे के लिए, उदाहरण के लिए मानव के लिए ऑक्सीजन परम आवश्यक है तथा मीथेन गैस मृत्युकारी होती है, परंतु विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया ऑक्सीजन में मर जाते हैं तथा इनकी उत्पत्ति ही दूषित पदार्थों से होती है। प्रकृति इस प्रकार संतुलन बनाए रखती है। तो मोटा सा संतुलन क्या है जो आपको एक लेमैन लैंग्वेज में पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और पेड़ क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है, इससे तो ऊपर कुछ सोचना ही नहीं है ना। तो जो चीज हमारे लिए प्राणदायक है, हमारे लिए एक एक ऑक्सीजन का एक एक मॉलिक्यूल, वो हमारे पेड़ों के लिए क्या है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इतनी सुंदर व्यवस्था है कि एक दूसरे पर इस तरह से आश्रित है हम सभी। मानव अपने स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोग की मुक्ति प्राकृतिक जीवन शैली से ही कर सकता है। यदि वे शारीरिक शुद्धिकरण के साधन उपयोग में लाता है, शरीर के लिए आवश्यक पोषकों का सेवन करता है, शारीरिक अंगों की सक्रियता बनाए रखता है, मन को भी विश्राम देता है तथा भोजन प्राप्त करते समय नकारात्मक संवेगों को अपने से दूर रखता है, तो उसके शरीर में प्रकृति विजातीय तत्वों को सहन रहने नहीं देती। ठीक, अभी क्या कल्चर है, अभी तो एक मतलब ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, नोबेल पुरस्कार मिला है कि ओशीमाओ उसुई, हाँ कुछ करके मैं देख लूंगी नाम, अभी कल बता दूंगी सही से। तो वो उनको मिला है फास्टिंग थेरेपी पे कि कैंसर पेशेंट तक ठीक किए जा सकते हैं उपवास से, हाँ लंबे उपवास से, 14 से 16 घंटे उपवास पे। और दूसरा नोबेल पुरस्कार क्या मिला कि आपने अगर 3 गिलास पानी रख दिया, तो एक में आपने अच्छी एनर्जी डाली, उसे प्यार से देखा और ये हमारे शरीर को अच्छा फायदा पहुंचा रहा है, और एक में आपने कितना गंदा पानी है पता नहीं है रोज क्यों पीना पड़ता है, हाँ ऐसे हेट्रेस दृष्टि से देखा, और एक को आपने न्यूट्रल रहने दिया। तो जो पानी आपने बहुत प्यार से, शिद्दत के साथ, ऊर्जा के साथ पिया, वो बहुत ही अंदर उसको चेक किया गया तो उसमें केमिकल स्ट्रक्चर लव के बॉन्ड्स का बना हुआ था, हीलिंग एनर्जी थी उसमें, गुड बैक्टीरियाज थे। और जिसको आपने हेट्रेस करके उन्होंने वो जो प्रयोग किया वो चावल पे था, पके हुए चावलों पे, और वो फंगस आ गया था उन चावलों पे जिसमें वो ऐसे हेट्रेस की दृष्टि से सिर्फ बोलते थे, अंदर से भी नहीं है। वो एक प्रयोगशाला थी कि आपने उन चावलों को रोज जाके कहा कि तुम कितने बीमार लग रहे हो, कितने खराब हो, और ये तुम मेरे शरीर में जाके तो बहुत खराब करेगा ऐसा। और जिन चावलों को उन्होंने पके हुए ये कहा कि ये बहुत ही धन्यवाद है ईश्वर का, और जिसने हमें ये दिया और ये हमें खा करके हमारे शरीर में बहुत सारा ताकत देगा, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज डेवलप हुए, ठीक है। तो ये प्रयोग भी था जो आने वाले टाइम में बहुत ही लोगों को बदल दिया, विजन ही बदल दिया लोगों का इसने, हाँ। तो जब भी इसीलिए हमारे भारतवर्ष में ये आज की डेट में फिर से ये चिकित्सा है, हाँ मनोचिकित्सक कैसा बोलते हैं, हाँ माइंडफुल ईटिंग में कार्यशालाएं हो रही हैं। हमको अपनी ही सभ्यता सीखने के लिए पैसे देते हैं हम, ये शर्म की बात है ना। हम अपनी चिकित्सा सीखने के लिए पैसे देते हैं, वर्कशॉप करते हैं। भाई हमको पहले से पता था कि हम नीचे चौपाई तख्ती डाल के या कपड़ा बिछा के जमीन पे बैठे, प्रकृति का स्पर्श हो, हम मंत्र जप करें, कुछ गहरी श्वासें लें, ईश्वर का मनन करें, चिंतन करें, सबको धन्यवाद दें, तब उस भोजन को ग्रहण करें।
और बिना कुछ ग्रहण किए भोजन अपने आप में पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया और हमारे को पूर्ति देने वाला हो गया। पर अभी हम कैसे खा रहे हैं? बेड पे बैठे हैं, टीवी चल रहा है, एक हाथ में मोबाइल भी है, चारों ओर कपड़ शपड़ कर रहे हैं, कुछ बुराइयां कर ली और धन्यवाद धन्यवाद तो गया पानी में। हाथ धोए तो धोए, नहीं धोए तो नहीं धोए, चलते चलते खा लिया तो भी ठीक, चार बुराई करते हुए खा लिया तो भी ठीक, टीवी पे वॉयलेंस आ रहा है वो देखते हुए खा लिया तो भी ठीक। कहाँ से फायदा करेगा? फिर उसके बाद कब खा रहे, कैसे खा रहे, क्यों खा रहे, कितना खा रहे? तो बहुत सारा कुछ है करने को। हम इसी पे अटके हैं कि हम 4 बार खा लें। तो पहले जब खाने को कम करेंगे और हमारी ये अपनी सभ्यता, इसमें कुछ करना ही नहीं था, पैर हाथ धो करके अंदर आते थे और उसके बाद खाना खाने को मिलता था प्रॉपर सबके साथ बैठ करके। 9th वन इज शारीरिक दर्द प्रकृति द्वारा दिया गया दंड नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि अब शरीर को विश्राम की आवश्यकता है, आंतरिक सफाई की आवश्यकता है, किसी प्रकार की औषधियां लेने का ये संकेत समाप्त हो जाता है और खतरे की घंटी बजनी बंद हो जाती है। तभी एकाएक कोई भयंकर रोग उत्पन्न होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा पद्धतियां और विधियां, ये हम लोग आगे वाले क्लास में यानी परसों करेंगे। अभी यहां तक ही रखते हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ब्रीफ कर देती हूँ। शारीरिक दर्द प्रकृति द्वारा दिया गया दंड नहीं है। सॉरी, तो शारीरिक दर्द प्रकृति द्वारा दिया गया दंड नहीं है। अमूमन हम दिन भर, एक तो ये भी दिक्कत है, अरे अब हमको ये होने लग गया, अब हमको वो होने लग गया। अरे उम्र के साथ साथ हमारा शरीर हमें बता रहा है कि हमारी ये तकलीफ है, तो हमें तो थैंकफुल होना चाहिए ना कि अच्छा है अब हमको ये पता चल गया, अब हम इसकी मरम्मत कर लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है हमको पता चल गया कि हमारी मांसपेशियों में दर्द रह रहा है, मतलब हमको थोड़ा और एक्सरसाइज की जरूरत है, हमको वॉक की जरूरत है, हमको फ्रेश एयर की जरूरत है। इस पे ध्यान ना जाके औषधियों पे ध्यान जाता है, इसीलिए तो तकलीफ होती है कि अब फिर डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर तो आपके अंदर ही बैठा है। आप अपनी खाने की व्यवस्था को ठीक करो, आप अपने दिनचर्या को ठीक करो। आपका शरीर सबसे ज्यादा एक्सरसाइज मांगता है, एक्सरसाइज कम है। हर किसी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं कर पाइए तो टहल के आइए। मतलब शरीर को शरीर के लेवल पे थकाइए, मन को मन के लेवल पे थकाइए, नींद बढ़िया आएगी। हाँ, तो 2 काम है, दोनों से काम करना चाहिए। कुछ भी मन का काम नहीं कर रहे, हाँ घर में बहू आ गई है वो देख लेगी, क्या ही होगा फिर। और मन ही मतलब मन के दिमाग को काम ही नहीं है कोई, तो नहीं काम है, नींद आनी बंद हो गई, उम्र हो ही रही है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपको नींद की समस्या हो जाएगी, फिर आप गोली खाओगे। तो दिमाग तो चलाना पड़ेगा कि क्या बनेगा, यही चलाना पड़ेगा। यही तो चला रहे थे हम, बच्चे को पाल रहे थे और दिमाग चला रहे थे कि घर में क्या बनेगा। काम किया नहीं थे कभी भी, ठीक। अब क्योंकि वो टशन है कि बहू आ गई है तो बहू ही करेगी, तो फिर अब मन नहीं थक रहा, दिमाग नहीं थक रहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक। और जो शरीर थक रहा था वो भी नहीं थक रहा, क्योंकि उम्र के हिसाब से अब हम इतना काम नहीं कर पा रहे। तो जहां हम मन और शरीर को थकाना बंद करेंगे वहां हमें प्रॉब्लम आने लगेगी। और फिर अब हमने भोजन सुधार नहीं किया, हम भोजन वही खा रहे हैं जो हम उस समय खाते थे जब हम बच्चों की परवरिश कर रहे थे, और हम चाहते हैं हम वही भोजन खाएं। वही भोजन बनता है ना हमारे घरों में। हमारे जो पेरेंट्स 70-72 साल के हैं वो भी वैसा ही भोजन करते हैं जैसा वो अपने 55 साल में खा रहे थे लगभग, और घर का बच्चा भी उतना ही भोजन कर रहा है। समस्या कहाँ है? किसको ज्यादा जरूरत है? जो बच्चा है उसको जरूरत है। जो पेरेंट्स हैं उनको अपना भोजन कम ही करना पड़ेगा, उसमें कोई उसकी बात नहीं है। वो जितना कम खाएंगे उतना वो पचा पाएंगे, वो जितना अच्छा पचेगा उतना अच्छा लॉन्गिविटी होगी। तो अभी जो नया साइंस है, नया लोग, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं कि हम 12 बजे तक सिर्फ फलों पे रहें।
मतलब जो प्राकृतिक भोजन है उस पे रहे, बिना आग पे पकाए भोजन पे रहे। तो वो रस हो सकता है, हरा रस हो सकता है, फलों का रस हो सकता है, आपका भीगे हुए मेवे हो सकते हैं, नींबू पानी, शहद पानी, तरह तरह का ये सब हो सकता है। और 12 बजे ही आप फलों को खा करके, या कुछ लोग सिर्फ पानी पे रहते हैं 12 बजे तक। हाँ, उसके बाद आपने सबसे पहला आहार लिया, भीगे हुए मेवे, फिर फल, फिर आपका खाना। तो वो एक टाइम जो 4 बजे करीब खाते हैं या 6 बजे खाते हैं, वही उनका खाना है। तो बीच में उनका फल भी हो गया और मेवे भी हो गए, सलाद भी हो गया, और फिर एक मील हो गया। हाँ, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, राइट। अच्छा, हम तो इतने विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सक नहीं है, बट फिर भी मैं इतना तो बना के चलती हूँ कि मैं कोशिश भर दोपहर तक कुछ नहीं खाती। मतलब दोपहर तक हमने आज सुबह मुनक्के का रस पिया, 20 मुनक्के भीगे हुए, उसको पीस दिया, छान दिया, पी लिया। उसके बाद 2 केले खा लिए। अब फिर हमने 2:30 बजे खाना खाया, ठीक। तो अब 2:30 बजे जो सूट करता है वो खाएंगे, और फिर अभी तक नहीं खाया और ना खाएंगे, फल खाएंगे, ठीक है। तो वो एक शाम को खाती हूँ, ऐसा नहीं है आज नहीं खा रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हैवी खाना खाया है। तो इसलिए ऐसा करना चाहिए जब तक बहुत तेज भूख ना लगे। खाना 3 बजे खाया है, फिर आप 7 बजे खा लोगे, 10 बजे खाने की हमारी इच्छा नहीं है, मत खाओ। क्योंकि हम तो सुबह 5:30 बजे उठने वालों में से, 5 बजे उठने वालों में से, तो हम उधर गैप नहीं कर पाते। तो आपको इधर तो संतुष्टि करनी पड़ेगी ना। आप हर वक्त मंचिंग करोगे, हर वक्त मुंह चलाओगे, तो शरीर को कब रेस्ट कराओगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें से ही अपना ढूंढिए कि और स्वस्थ आप कैसे रह सकते हैं, और कैसे आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। परसों मिलेंगे, जो होमवर्क किया है वो करिएगा, लोगों को प्रेरित कीजिए कि सभी लोग करें, क्योंकि इसके क्लासेस के पॉइंट्स हम करवाने वाले हैं। अदरवाइज आप लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा अपने मार्क्स में। और जिस तरह से सरकार काम कर रही है, प्राकृतिक चिकित्सा का समय आ गया है, अच्छा काम करिए और दूसरों को स्वस्थ करिए। सैटरडे मिलते हैं, नमस्कार। नमस्ते।